चलो अब हम 12th के लिए ऑब्जेक्टिव आपको देखेंगे फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में आपको कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 35 ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं। आई होप दैट 70 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 35 का जवाब देना होगा। हमारे इस मिशन से आपको 35 के 35 ऑब्जेक्टिव्स आपको सही होंगे, यानी कि 35 मार्क्स जो है आपका आना एकदम निश्चित। बशर्ते एक भी ऑब्जेक्टिव को आप लोग मिस नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम वही ऑब्जेक्टिव इसमें करने वाले हैं जो केवल और केवल बिहार बोर्ड यानी कि BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जिस ऑब्जेक्टिव को पूछती है वही ऑब्जेक्टिव को हम करने वाले हैं। आगे अपर लेवल के विद्यार्थी के लिए अब फिर से पूरा आपका ऑब्जेक्टिव इसका अपलोड किया जाएगा, लेकिन अभी केवल और केवल जो हमारी ऑब्जेक्टिव होगी वो BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए होगी, जिसमें हमारा मिशन होगा 35 और 10 35 यानी कि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना। हम जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर है हम ऑप्टिक्स। हमारा चैप्टर जो है ऑप्टिक्स है। हम ऑप्टिक्स के वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो बिहार बोर्ड इसको बार बार पूछती है, वो हम सारे ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 बताने वाले हैं। ऑप्टिक्स दैट मीन्स प्रकाशिकी। तो आइए चलते हैं प्रकाशिकी के ऑब्जेक्टिव पे और हम एक एक करके बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे, ठीक है। और इसका एक एक आप नोट करना स्टार्ट करेंगे। चलो ये आप देख लीजिएगा, आपका हमारा मिशन है 35 और 10 35 इन ऑब्जेक्टिव्स। हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स, ओके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको बोल देंगे, ऑप्शन आपको बोल देंगे और उसका जो सॉल्यूशन है हम बोर्ड पर आपको बताएंगे। आपको इसको ध्यान रखना है। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा, 4 को ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन ए है हमारा समतल दर्पण, ऑप्शन बी है हमारा अवतल दर्पण, ऑप्शन लिखना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा उलटफेर होता है। तीसरा है उत्तल दर्पण द्वारा और चौथा है तीनों। हमारा जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, हमारा प्रश्न था कि वो दर्पण कौन सा है जिस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बता क्या चुका हूँ कि समतल दर्पण में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, कि आभासी बनता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, जो इस बात को सूचित करता है कि समतल दर्पण में ये हमारा बिंब है। समतल दर्पण में किसी बिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, दैट मीन्स आभासी होता है। तो इस प्रश्न में कहा था कि किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, तो समतल दर्पण में होता है, ठीक है। आगे अब हम अवतल दर्पण को देखने जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा जी, ये हमारा अवतल दर्पण है और आपको ये मैंने बताया है, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है। वस्तु को अनंत पर रख सकते हो, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हो, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख सकते हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हो, फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हो। ये 6 स्थिति में यदि किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा ये दर्पण के पीछे बनता है, दैट मीन्स काल्पनिक बनता है। तो आप ध्यान देंगे, काल्पनिक दैट मीन्स आभासी। तो यहाँ से यह भी बात स्पष्ट होती है कि सर अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बच्चे लोग क्या समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। नहीं, अवतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है
वास्तविक उल्टा बनता है, काल्पनिक सीधा भी बनता है। लेकिन काल्पनिक सीधा एक स्थिति में बनता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस दर्पण में यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल में भी आभासी बनता है। तो यहाँ पर दोनों अभी है। चलो बात करते हैं अब तीसरा बेटा उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे अगर वस्तु हमारा यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे बनता है। जो डैश करके लिखते हैं ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु का क्या है बाबू? प्रतिबिंब है। तो इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसा बना है? काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होगा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो तीनों में। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से नया क्वेश्चन अराइज कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है? तो हमेशा काल्पनिक की बात होगी तो ये होगी हमारा कौन कौन? बोलो, समतल और उत्तल। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है? तो वो कौन सा में होगा? अवतल, क्योंकि ये दोनों में तो बनता नहीं है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमेशा रहेगा तो हमेशा वाला में आपको देख लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 माने दूसरा को देखने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब। इसमें दो चीज कहा है कि वस्तु से बड़ा, बेटा देख लेना ध्यान से, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा भी बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए? आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से देखेंगे, इसमें दो कंडीशन है। आपको देखना होगा कि प्रतिबिंब आभासी भी बनना चाहिए और वस्तु से प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? बड़ा भी बनना चाहिए। तो आखिर ये कौन से दर्पण में होता है? ऑप्शन लिखते हैं बेटा जी। ऑप्शन ए है हमारा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है बेटा जी अवतल दर्पण। टाइम कम रहने के कारण थोड़ा सा बोर्ड पे राइटिंग का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में मुझे करने हैं। समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्टिव का जवाब दो एग्जाम में तो आप ध्यान लगा करके दो, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आभासी प्रतिबिंब। तो बेटा समतल दर्पण में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी आंसर के लिए क्लिक मैंने किया हूँ। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है। अगर 5 फीट का कोई है तो 5 फीट का। इसी में बताए थे समतल दर्पण में कि जैसन तोहर टोपिया दरोगा वैसन हमर ओढ़निया, माने दोनों सेम होना चाहिए। अगर 5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितने फीट के? तो ये तो क्या वस्तु से बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। तो आभासी और माने जो है वस्तु के समान। बोलो, आभासी और क्या? वस्तु के समान। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देते हैं। उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा जी? आभासी। एक कंडीशन पे फॉलो किया कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हमको कहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए? नहीं बेटा, वो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या बनता है? छोटा। अब पूछोगे सर कैसे? तो देखते होंगे गाड़ी का जो साइड मिरर है, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा होता है उत्तल दर्पण का लगा होता है, और उसका काम क्या है? बहुत बड़ी पीछे से आने वाली बहुत बड़ा गाड़ी को छोटा प्रतिबिंब करके दिखाना। इसका मतलब बड़ा को इसमें क्या वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा दिखा रहा है? छोटा। तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? मैं कारण सहित बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है बेटा जी। ठीक है, और साइड मिरर का काम क्या होता है? बड़ी चीज को क्या दिखाना है? छोटा दिखाना। तो बड़ा को अगर छोटा दिखाएगा तो प्रतिबिंब इसमें क्या हो गया बेटा? छोटा। ये ऑप्शन ए भी गया। चलो बेटा यहाँ पर देखते हैं इस ऑप्शन को। अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं बेटा जी? आभासी। अभी बताए, लेकिन देखो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ईएनटी डिपार्टमेंट में, सैलून में। क्या होता है? ईएनटी डिपार्टमेंट में नाक में कोई बीमारी है, उसको देख के डॉक्टर ऑपरेशन करते समय छोटा है तो डॉक्टर को क्या दिखना चाहिए? बड़ा। कुछ भी कर तो इसमें बोलो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। तो आभासी और क्या बेटा जी?
बड़ा। सो आंसर इज बी। आई होप दैट इस प्रश्न का भी आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा एक एक का आंसर आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन है कि इस क्लास के बाद आप 35 में 35 मार्क्स आपके सही होंगे, गारंटी है। लेकिन इसको आप मिस नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा, प्रश्न संख्या हमारा जो है 3 कहता है एक पिन होल कैमरा, एक कैमरा होता है बेटा जी, जिसका नाम है पिन होल कैमरा। कहता है पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेटा ऑप्शन हमारा है अपवर्तन, अपवर्तन पर। ऑप्शन बी है बेटा जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन सी है परावर्तन पर। और ऑप्शन डी है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। देखो बेटा जी, ऑब्जेक्टिव का जवाब देते समय ये नहीं कि इसको डायरेक्ट याद रख कर देखा जा सकता। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑप्शन देखने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो पिन होल कैमरा, कैमरा का काम क्या है? किसी वस्तु का फोटो को क्लिक करना, ठीक है। तो किसी वस्तु का फोटो को क्लिक करना, सपोज दैट आप इधर हैं, ये कलम हमारी कैमरा है, तो ऐसे करके इधर क्लिक करेंगे तो बताओ क्या यहाँ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है? नो, प्रकाश तो यहाँ पर अपवर्तन तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि अपवर्तन कहाँ बताए थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या हो दूसरे माध्यम में। मैटर गई बेटा जी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सुनो, अरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण हीरा चमकता है, कुछ हवा का बुलबुला चमकता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका होता है, त्रिस्निका होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी का आंसर होता तो मैं लिखा देता पिनहोल कैमरा भी, लेकिन मैं वहां नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर भी नहीं है। आगे बेटा जी प्रकाश का रेखीय प्रसार मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कहाँ से होगा? क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ डीप पढ़ाया हूँ। तो आंसर कौन सा होने वाला है? तो अगर आप किसी प्रश्न के आंसर डायरेक्टली याद नहीं है, ऑप्शन में जा करके देखो, ऑप्शन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं बोल रहा हूँ जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रश्न कह रहा है ये सतह है बेटा जी। सतह का काम होता है माध्यम को दो भागों में बांटना। ये बेटा माध्यम फर्स्ट है और ये हमारा क्या है? माध्यम सेकंड है, ठीक है। प्रश्न कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है, देखो बेटा एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बोले थे? प्रकाश क्या होती है? मुड़ जाती है। प्रकाश क्या करती है? मुड़ जाती है, ठीक है। तो लिखा है, प्रश्न कहता है तो किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? जी हाँ, व्यतिकरण कहते हैं। नहीं भैया, कभी बोले थे व्यतिकरण कहते हैं? प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बेटा जी? क्या वर्ण विक्षेपण कहते हैं? नहीं, वर्ण विक्षेपण तो ये रंगों का विभक्त होने की घटना है बेटा जी। ऑप्शन सी अपवर्तन कहते हैं। हाँ बेटा जी, प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऑप्शन डी परावर्तन कहते हैं। नहीं बेटा जी, प्रकाश अगर समान माध्यम में लौटती तो क्या होता है? परावर्तन। तो देखिए ऑप्शन लिखते समय मैंने बताया है कि उसके कारण कौन सी होती है? व्यतिकरण होता है? नहीं बेटा, क्योंकि व्यतिकरण के कारण क्या होता है? कोई डिस्क का रंग इधर उधर दिखता है, वो नहीं है। वर्ण विक्षेपण, क्या रंग यहाँ विभक्त हुआ है? वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण माने अलग होना। नहीं एकदम कंफर्म नहीं। परावर्तन, क्या उसी माध्यम में लौटा है? नहीं। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? अपवर्तन। पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बेटा जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा।
कहता है जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य, देखो बेटा जी, ये हमारा सतह है, ठीक है, और ये ऊपर मान लेते हैं कि हमारा एक माध्यम है हवा, जिसको मैं बेटा जी कह देता हूँ माध्यम ए, ठीक है, और नीचे वाला माध्यम जो है वो कांच है। क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखो बेटा, एक माध्यम से, सॉरी, जब प्रकाश की किरणें कांच में प्रवेश करता है, देखो प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश कर गई बेटा जी, कांच में प्रवेश कर गई, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, लैम्बडा इसका क्या करेगा, ठीक है। तो बताते हैं, ऑप्शन ए है बेटा जी, ऑप्शन ए घटता है, चलो ऑप्शन बी है बेटा जी बढ़ता है, अंदाजा कभी नहीं लगाएंगे आप जवाब एग्जाम में, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी है बेटा आंकड़ा पूर्ण नहीं है, आंकड़ा पूर्ण नहीं है। देखो बेटा जी, सबसे पहले आप देखो, इसमें जवाब होगा तरंगदैर्ध्य हमारा क्या होता है, घटता है। अब कहोगे सर क्यों, बेटा जी आप देखो, हवा से किसमें आ रही है, कांच, हवा में वर्तनांक म्यू बराबर कितना होता है, 1, ऐसे 1.003 होता है बेटा जी। और ये देखिए कांच का वर्तनांक, ये म्यू एयर है बेटा, म्यू ए का मतलब, ए का मतलब एयर, एयर का मतलब हवा, हवा में क्या अपवर्तनांक 1.003, ठीक है। और यहाँ पर देखो म्यू जी कांच का वर्तनांक होता है 3/2, दैट मीन्स 1.52। बेटा जी यहाँ से आप देख लो, क्या लग रहा है, जब प्रकाश हवा से कांच में आया तो अब वर्तनांक बढ़ा है कि घटा है, 1 से 1.5 हो गया, तो अब वर्तनांक क्या हो गया जी, बोलो अब वर्तनांक क्या हो गया, बढ़ गया, माने क्या हो गया, इंक्रीज। तो हमको क्या पूछता है, लैम्डा। चलो अब फॉर्मूला एगो देखते हैं बेटा जी, हम पढ़ाए थे म्यू बराबर होता है सी बाई क्या बेटा जी, या म्यू बराबर सी, जी बराबर होता है एन इंटू क्या हुआ जी, लैम्डा। इस रिलेशन से आप देखो साफ पता चल रहा है, म्यू अगर हमारा क्या हुआ है बेटा जी, इंक्रीज हुआ है, तो लैम्डा क्या होगा, क्यों बेटा जी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि v बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, n इंटू लैम्डा, जहाँ n आवृत्ति है और हमको पता है कि आवृत्ति जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज होता नहीं है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति, तो बोलो म्यू जब बढ़ा है, देखो हवा से किसमें आ गई, कांच, तो म्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और म्यू बढ़ गया तो कौन घट गया, लैम्डा, तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। हम किसी भी प्रश्न का जो जवाब देते हैं वो 100% एकदम सटीक, और उसमें भी बाय द कैलकुलेशन, कि बच्चे को रटने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में रट करके कितना प्रश्न का बच्चा जवाब दे सकता है, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 6, देखो क्या कहता है, जल तथा कांच का वर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। अब वर्तनांक बोले तो म्यू, बोलो वर्तनांक बोले तो म्यू, और जल, जल का मतलब म्यू डब्ल्यू, कांच का मतलब म्यू जी। जल का वर्तनांक प्रश्न में दे रखा है 4/3 और यहाँ पर दिया है 3/2। प्रश्न लिख लोगे, ध्यान से सुनोगे, कांच तथा जल तथा कांच के वर्तनांक, जल तथा कांच के वर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच के अपेक्ष, तो पूछा गया, देखो बेटा जी क्या, जल का कांच का अपेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के अपेक्ष अपवर्तनांक होगा। बेटा न्यूमेरिकल टाइप है, ध्यान से देखोगे, मैं बहुत ट्रिक के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। बेटा जी देखो क्या पूछा गया, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोले तो क्या बेटा जी, किसका का है बेटा जी, जिसका का रहेगा वो कहाँ लिखना, बोलो जिसका का रहेगा कहाँ लिखना, जिसके सापेक्ष रहेगा वो कहाँ लिखना, किसके सापेक्ष है, कांच, तो बोलो कांच नीचे जी क्यों लिखे, समझ में आया, क्योंकि तो कांच के ही सापेक्ष था। अब इसको बेटा जी क्या लिख सकते हैं, बोलो म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। और प्रश्न में देखो बेटा म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/3। बेटा म्यू जी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/2। ऊपर चल गया 4 गुना
3 तिया आंसर कौन सा है बेटा जी? 8/9। जो ऑप्शन था बेटा जी ए बी सी एंड डी वो ये था। ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था 2, ऑप्शन था 1/2, ऑप्शन था 8/9, ऑप्शन था 9/8। बोलो कौन सा आंसर है? सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। अच्छी तरह से समझ में आ गया? चलो बेटा जी हमारा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम अब जो है 7 बताने वाले हैं। आप आराम से देखते रहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं गड़बड़ाएगा आपका। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी जो होगा आराम से बन जाएगा। चलो बेटा हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ध्यान से सुनोगे क्या है जो कहता है, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक। अब वर्तनांक बोले तो क्या बेटा जी? म्यू। इसका पानी, पानी बोले तो डब्ल्यू। इसका वैल्यू दिया हुआ है बेटा जी 4/5। कांच का वर्तनांक म्यू जी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5 कितना बेटा जी? 3। क्या बोला गया है? देखो प्रश्न कह रहा था पानी तथा कांच के वर्तनांक क्रमशः 4/5 तथा 5/3 है। देखो अब वर्तनांक बोले तो ये शुरू में पानी कहा था मैंने वाटर, इसके लिए 4/5 दे रखा है। और फिर म्यू जी कांच का वर्तनांक दे रखा है बेटा जी 5/3। मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं जो बोलता हूँ प्रश्न लिख लीजिएगा, ठीक है। तथा एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है। एक प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांति कोण क्या होगा? कांच से किस में जा रही है? पानी। देखो बेटा हम ऐसा करते हैं, एक सतह बना लेते हैं, एक माध्यम ऊपर ले लेते हैं बेटा जी कांच, और एक माध्यम नीचे ले लेते हैं पानी। प्रकाश जो है प्रश्न के अनुसार कहां से जा रही है बेटा जी? कांच से किस में जा रही है? पानी में जा रही है। और हमको क्रांति कोण पूछा है, ठीक है बेटा। जैसा कि पता है याद रखिएगा, जिससे आती है एक, बोलो जिससे आती है, तो ये बेटा माध्यम 1 हो गया। बोलो माध्यम 1 क्यों हो गया? क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसको माध्यम 1, और जिसमें जाती है इसको क्या बोलते हैं? माध्यम 2, ठीक है। अब हम आराम से बनाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है प्रश्न में? क्रांति कोण निकालिए। क्या निकालिए? देखो बेटा जी ध्यान से, क्रांति कोण थीटा सी बराबर क्या होता है बेटा जी? साइन इनवर्स 1/म्यू। बोलो साइन इनवर्स 1/म्यू। बेटा यहाँ पर बच्चे लोग कह रहे थे सर म्यू का वैल्यू, यहाँ तो म्यू 1 है, यहाँ 2 को आ रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ म्यू का वैल्यू क्या होता है बेटा जी? म्यू1/म्यू2। बोलो म्यू1/म्यू। चलो बेटा म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू बराबर म्यू1। 1 कौन माध्यम है बेटा जी? कांच का मतलब जी। 1 की जगह जी क्यों लिखे? 1 में देखो क्या बेटा जी? कांच। नीचे म्यू2, पहले 2 में कौन सा माध्यम है बेटा जी? पानी। पानी का मतलब वाटर। और देखो यहाँ पर बेटा म्यू जी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5/3 म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/5। बोलो 25 बटा कितना बेटा जी? 25/12। अब चलो भैया हमको निकालना है क्रांति कोण, तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा सी बराबर कितना होता है बेटा जी? 1/, देखो बेटा जी साइन इनवर्स 1 के जगह 1, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा जी? 25/12। आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? साइन इनवर्स 12/25। यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। चलो बेटा देखते हैं हमारा ऑप्शन में। एक्चुअली ये प्रश्न जो है गलत दिया गया था, ठीक है। प्रश्न ही गलत दिया गया था एक में इसमें, जिसके कारण हमारी आंसर में परेशानी हो रही है। इसमें हमारा ऑप्शन था बेटा जी, देखिए ऑप्शन ए जो है वो साइन इनवर्स 4/5 है। ऑप्शन बी है बेटा जी साइन इनवर्स 5/4 है। ऑप्शन सी है साइन इनवर्स 1/2 है। ऑप्शन डी है साइन इनवर्स 2/1 है। तो ये प्रश्न में जो डाटा दिया गया था वो कहीं मिस्टेक है डाटा। इसमें जो प्रश्न में कहा था कि पानी का अपवर्तनांक करिए, यहाँ पर देखिए एक डाटा आपको गलत जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो है, आंसर बेटा जी साइन इनवर्स 4/5 है। बोलो साइन इनवर्स कितना है? 4/5 है। तो डाटा इसका कहीं ना कहीं गलत है हमारा, ठीक है। डाटा इसका क्या है? गलत। तो आप देखिए 4/5 का मतलब क्या हो रहा है?
बोलो 4 तिया, बोलो 4 तिया, कितना बच रहा है बेटा 3, 3 नीचे आना चाहिए। तो 4 तिया 12 3 और नीचे 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए बेटा जी 15। यहाँ पर ही 15 कब होगा बेटा जी, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा कैसे मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेटा जी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है बेटा जी 3, तो देखिए 3 5 तिया कितना हो जाएगा बेटा जी 15, 4 तिया 12, कितना बेटा किए यहाँ पर क्या किए 4, यानी कि म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 4/5 नहीं होकर के 4 कितना है बेटा जी 3। तो प्रश्न में हमारी गलत दे दी गई थी। प्रश्न में कहा गया था कि पानी का बर्तन, पानी और कांच का बर्तन कितना बेटा जी 4/5, नहीं 4 कितना है 3, वो मिस्टेक कर दिया गया प्रश्न में। तो आप एक बार इस प्रश्न को फिर से लिख रहे हैं, पानी तथा कांच के बर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। पानी तथा कांच, पानी तथा कांच, पानी तथा कांच के बर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, उसके बाद ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सर ट्राइंगल डाल दीजिए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बस इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। मैं जल्द से जल्द टोटल टॉपिक को ही खत्म कर लूंगा। एक मैराथन क्लास चलेगी आपको 5 डेज का, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर के मात्र 5 दिन में हम करा देंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। जो तालाब है ना, तालाब की तली हमें दिखता है उठा हुआ, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विवर्तन। तो देखो जहां तक मेरी बात दिमाग आ रही है, तालाब का तली, कुछ क्वेश्चन सबसे पहले बेटर तरह से कर लीजिए। तालाब का तली उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। या देखते होंगे पानी में जब कोई छड़ को रखोगे ना तो छड़ आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सेमी क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन है हमारा बाबू ए में है प्रकाश का व्यतिकरण। मैं डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर बता देता, बट वहां से वो पूरे नॉलेज आपको नहीं आ पाते। और ऑप्शन बी है बेटा जी प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन। जहां भी आप जिस लेवल का एग्जाम आप कंडक्ट करोगे, मेरे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रकाश का विवर्तन। चलो बेटा आंसर यहाँ पर ढूंढते हैं कि आखिर तालाब जो है, एक ये तालाब है, इस पे आपका तालाब में जैसा कि जानते हैं कि पानी होता है, ठीक है। तालाब में पानी होता है, ये हमारा है तालाब, और तालाब में हमारा है जल, और हम देखते कहाँ से हैं, तो ऊपर हवा से हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा नेत्र है। अब देखो बेटा, कहते हैं कि हम सबसे पहले कुछ ऑप्शन को आप देख लीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन तो ये हो ही नहीं सकता है। अरे ससुरा, प्रवर्तन प्रकाश पड़ा और वो नहीं लौट जाएगा तो तालाब के तली दिखेगा, तो हमको तो बेवकूफी लोग समझेगा कि डीपी सर क्या पढ़ा रहे थे भाई। प्रवर्तन तो कभी पॉसिबल ही नहीं। प्रकाश जाएगा नहीं तो दिखेगा नहीं। प्रवर्तन का मतलब जल के सतह पर पड़ने के बाद ये लौट जाएगा, तो तली कैसा है दिखबे नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। उठा या धसा की बात छोड़ दो, अभी दिखबे नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन के बेटा चल गया तेल लेने। दूसरा बात, जहां तक बात है प्रकाश के व्यतिकरण का, तो व्यतिकरण के कारण रंग उंग दिखता है। यहाँ उठल धसल के बात है, तो रंग के तो बात है ये नहीं है, तो चल ससुरा ये भी गले तेल लेवे। अब बात बच गई दूगो के ऊपर, प्रकाश के बर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश
अवरोध से मुड़ता है, अवरोध से कुछ होता है तो यहाँ मुड़े के बात है। और यहाँ तो अंदर एक माध्यम प्रकाश देखिए हवा से, नेत्र हवा में है और हवा से किस में आ रहा है, जल में, तो सीधा जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरा, तो यहाँ आंसर इसका क्या होगा, आपका भी नहीं। जब भी आप एग्जाम में आंसर दें, ये नहीं कि आपको याद है कि तालाब की नली का उठा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, डायरेक्ट आंसर दे दे। कौन आंसर नहीं है तो इसका भी कारण आप ढूंढिए, तब जा करके आप किसी प्रश्न का बेटर आंसर एंड बेटर कॉन्सेप्ट आप इंड्यूस कर पाइएगा। ठीक है, चलो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है लिखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। बउआ जी कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो एक बार फिर से, ये बहुत ही कंसेप्चुअल आ गया। प्रश्न कहा है, ध्यान लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। माने कहां से कहां जाती है ये देखना है। तो देखो पूर्ण आंतरिक क्या है बेटा जी, परावर्तन, और हमको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे किस में, तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेटा जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देख के जाएगा, कांच से पानी में, बोलो कांच से पानी। ऑप्शन बी है बेटा जी, कांच से वायु में, बोलो कांच से वायु में। और ऑप्शन सी है हीरे से वायु में। और ऑप्शन डी है पानी से वायु में। देखो बेटा जी पहले ऐसे समझिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्टिंग है। पहले तो बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, आइए इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होता है। ठीक है, तो देखो बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसको TIR कहते हैं। TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता होगा कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, नहीं तो बराबर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन है कि प्रकाश को किससे किस में जाना चाहिए, सघन से विरल। तो प्रकाश कहाँ से जाए बेटा जी, प्रकाश जो है सघन माध्यम से, बोलो कहाँ बेटा जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या इस कंडीशन का हर ऑप्शन कर रहा है। सघन से कहाँ बेटा, विरल। देखो बेटा कांच से पानी, कांच का अपवर्तन कितना होता है 1.5, पानी का कितना होता है 1.33। देखो ज्यादा से किस में जा रहा है, कम में, यानी कि सघन से विरल। एक कंडीशन को तो फॉलो किए हुए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच से वायु में, कांच का होता है 1.52, इसका कितना होता है, ये भी कंडीशन को क्या किए हुए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंडीशन को फॉलो किए हुए। हीरा का होता है 2.42, हवा का होता है 1, ज्यादा से कम, ये भी फॉलो किए हुए हैं। आगे बेटा पानी से वायु में, पानी का कितना होता है बेटा जी, वाटर का कितना होता है 1.33 से 1। दैट मीन्स ऑल कंडीशंस ऑफ द कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सभी शर्त को ये क्या किए हुए, माने हुए। लेकिन अब चलते हैं पूरे प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है। और कहता है होगा तो क्रांतिक कोण अधिकतम होगा, बोलो क्रांतिक कोण। अब हमको बताना है क्रांतिक कोण अधिक कब होगा, क्रांतिक कोण अधिक कब होगा। तो चलो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला लगा करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चन। तो थीटा सी बराबर होता है बेटा जी साइन इनवर्स 1/μ, बोलो साइन इनवर्स 1/। चलो बेटा अब हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि म्यू का वैल्यू अगर हमारा मैक्सिमम होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि म्यू से पहले ऐसे कर लो, म्यू बराबर क्या होता है बेटा जी μ1/μ2। अगर हमारा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कब होगा, ये कंडीशन से आगे निकालेंगे।
म्यू का वैल्यू हमारा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो इस साइन के बगल का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 में मैक्सिमम से भाग दोगे तो मिनिमम हो जाएगा। और साइन इनवर्स के बगल में देखो बेटा जी ध्यान से, साइन इनवर्स के बगल में अगर हमारा मिनिमम मान होता है तो बताना है कि एंगल क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा साइन इनवर्स 1/2 है और एगो ले रहे हैं बेटा जी साइन इनवर्स 1। यहाँ से एंगल पता लग जाएगा कि मिनिमम रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा ये एक है और ये क्या है? 1/2 हाफ है, तो इसके सापेक्ष में ये क्या है बेटा जी? मिनिमम है। तो देखते हैं एंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा जी साइन इनवर्स, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 का। बोलो साइन है, बोलो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। यहाँ देखो बेटा थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा जी? साइन 90। तो थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ से हमें एक चीज पता हो गया कि सर अगर यहाँ पर वैल्यू मिनिमम है तो एंगल क्या होगा? मैक्सिमम। एंगल क्या होगा? दैट मीन्स यहाँ पर एंगल हमारा वो क्या होगा? मैक्सिमम। यही हमको खोजना है। अब हमको यही एंगल को क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम के लिए म्यू को क्या होना चाहिए? म्यू को या म्यू के वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए। तो म्यू का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो यहाँ देख लीजिए म्यू का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम कब होगा? तो म्यू1 जिससे आती है 1, जिसमें जाती है 2। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कांच। कांच को हम क्या कहेंगे? 1 ना। 1 का वैल्यू कितना है? 1.52। अब बटा म्यू2 का वैल्यू कितना है? 1.33। इसका वैल्यू हमारा कितना आएगा बेटा? देख लो तुम निकाल करके ऑप्शन ए का क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए के लिए तो इसका वैल्यू आप करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है बेटा जी, चलो बी ऑप्शन को देखो, म्यू बराबर म्यू1 बटा म्यू2 निकाल करके जिसका ज्यादा आ जाएगा वही ऑप्शन होगा। चलो बेटा म्यू1 कितना है बेगुआ बोले तो? 1.52 बटा 1 पॉइंट। ये तो ऑप्शन गया बेटा एक सामने, एक से ही कुछ हो गया। हमको म्यू क्या खोजना है? ज्यादा हो। म्यू क्या हो? मैक्सिमम। क्योंकि म्यू मैक्सिमम होगा तभी क्रांति कोण क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अभी देख लिया ना। चलो बेटा ऑप्शन सी म्यू बराबर क्या होगा बेटा? म्यू1 का वैल्यू कितना है? म्यू बराबर म्यू1 बटा कितना बेटा जी? म्यू2। म्यू1 का वैल्यू कितना? 2.42 बटा 1, 2.4। अब ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? चल गया, क्योंकि उससे भी ज्यादा सीनियर आ गया। और डी भी देख लो बेटा जी, डी ऑप्शन बोलो म्यू बराबर क्या होगा बेटा जी? म्यू1 बटा म्यू2। बोलो बेटा कितना लिखेंगे? 1.33/1, दैट मीन आंसर 1.33। बोलो सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा क्रांति कोण का मान? सी। आंसर हमारा क्या हो गया? ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट आंसर क्या बताएगा कि क्रांति कोण का मान सबसे अधिक किस में होता है भैया? तो किस में होता है? कांच में होता है। ठोक देगा आंसर, ठोक देगा एकदम। और यहाँ पर बच्चे लोग क्या करेंगे? गलती करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आगे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? क्वेश्चन नंबर 10। आप न्यूमेरिकल बनाने के सिस्टम को देख लीजिए कैसे बनाई जाती है, कैसे किसको कम, कैसे किसको ज्यादा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है? कहता है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफी बार पूछा है बिहार बोर्ड। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जब मैं विद्यार्थी से कभी पूछा था इसका दूरी होती है तो कहता है सर समतल दर्पण में फोकस दूरी नहीं होता है सर, अवतल और उत्तल में होता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? बी, सी एंड डी क्या शून्य होता है? क्या इंफिनिटिव होता है? क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है? या फिर नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। तो देखो भाई साहब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो इंफिनिटिव होती है। इसके पीछे कारण क्या है तो मैं बताता हूँ। देखो हम समतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है समतल दर्पण है।
हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, ये हमारा समतल दर्पण कि कोई दर्पण को परिभाषित करने के लिए इसमें आप वक्रता त्रिज्या डिटरमाइन कीजिए। तो इसमें दो को एक्सिस बना लेते हैं बेटा जी, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा क्या वाई एक्सिस। यहाँ से लेके ये कहाँ तक समतल है किसी को पता नहीं है, सो वक्रता त्रिज्या का मान इन्फिनिटी, क्योंकि समतल यहाँ से कहाँ तक समतल है कोई पता नहीं है कि वक्रता त्रिज्या का मान इन्फिनिटी। तो समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है याद रखिएगा इन्फिनिटी होता है। और एक फॉर्मूला है बेटा जी r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो f बराबर कितना होगा बेटा जी r बटा 2। r का वैल्यू क्या होता है बेटा जी इन्फिनिटी बाई 2। सो कितना बेटा इन्फिनिटी। यहाँ इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है इन्फिनिटी होती है। ठीक है, चलो बेटा हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया जाए तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, देखो क्या प्रश्न का है, क्या बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है एक उत्तल लेंस के, एक उत्तल लेंस बना लीजिए, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध, उपरार्ध का मतलब होता है ऊपर आधा, ऊपर देखो ये आधा पार्ट बेटा, उपरार्ध भाग को काले रंग से रंग दिया गया है, इसको ब्लैक कर दिया गया है, इसको ब्लैक कर दिया गया है, ब्लैक कर दिया गया है। तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ओ ए, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना ओ डैश और क्या बेटा जी ए डैश, ये है हमारा बिंब, ये है हमारा प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब के बारे में क्या कहोगे आप? तो कहा गया प्रश्न में कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का ऑप्शन ए आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। अरे भैया खुद सोचो, क्या लेंस को रंगने से आकार कभी बढ़ेगा? अगर ऐसा होगा तो आकार बढ़े कराता तो हम कुल्ले जितना भी चश्मा पहन ले, कुल्ले के हम कुछ करते पेंट कर देते, आधा नहीं ऑप्शन पूरा का पूरा, यार और बड़ा कोई भी चीज कैसा दिखता है बड़ा। तो ये तो आंसर बेटा गलत है, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। बी, ऑप्शन बी है बेटा, ध्यान से सुनोगे क्या है। आकार घटेगा, नहीं भैया ये भी नहीं होगा, आकार घटेगा। बच्चे लोग क्या करके सोच लेते हैं, अरे इतना पूरा लेंसवा हालो तो 5 फीट के प्रतिबिंब दिख रहा, हाफ हो तो हाफ कर देना एक रो। अरे भैया आकार न बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ एक चीज होगा कि जो प्रतिबिंब जितना साफ दिखना चाहिए उतना साफ नहीं दिखेगा, यानी कि तीव्रता इसमें क्या होगा कम जाएगा। बोलो क्या बेटा जी तीव्रता कम होगी। हाँ यही आंसर है बेटा जी, तीव्रता कम होगी, धुंधला दिखेगा वस्तु। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बेटा यही है आपका आंसर, इसमें तीव्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि आधे भाग को जैसे ही रंगोगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा जो है प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। कोई भी वस्तु को देखोगे प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा, और धुंधला का मतलब होता है मेरे दोस्त कि उसकी तीव्रता क्या हो गई कम हो गई, तीव्रता कम हो गई। क्योंकि तीव्रता बढ़ जाती का मतलब और अच्छा दिख जाएगा। तो अगर और अच्छा दिख जाता तो सोचो कि हर कोई चश्मा के हम पोटीन कर लेते कि तुमको जो भी दिखेगा हम चकाचौंध दिखेगा, ऐसा होता है? अगर हम पोटीन कर देते तो तुम दिखती है बढ़िया राय है ना हो, तो हम और बढ़िया रहे कुल्ले के रंगले चलते कि जे भी देखे सुंदर दिखता हो, क्योंकि तीव्रता होकर बढ़ नहीं। अब देख में ऐश्वर्या रहेगी तो मनीषा कोई राला दिखते है कि पूरा काला दिखते, बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि आधा आप इसको ब्लैक करोगे तो उसकी तीव्रता क्या होगी कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। आपकी इस एग्जांपल से याद भी हो गया होगा। अब वो जी रंगे से अगर कोई तीव्रता अधिक हो जाए तो सब के सब रोड पर क्या दिखेगी ऐश्वर्या राय। तो सब चश्मा अपन अपन क्या करके चलता रंग के चल, रंगे से क्या होता है सब ऐश्वर्या राय जितना भी रोड पर है सब की देखता है, मनीषा कोइराला दिखेगी, यानी कि एक नंबर के भूसकोल दिखेगी। चलो भैया आगे देखते हैं। ऐसे चेहरे वेहरे में कुछ रखा नहीं है, टैलेंट पे चाहिए। और बिहार तो टैलेंट का अखाड़ा है, आप लोग जानते ही हैं। तभी तो लोग बाहर में जाइएगा तो कहेगा एक बिहारी है जो 100 पर भारी है। बात सही है, बिहारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अगर लगता है कि जो कर सकता है एक एक हाथ हो जाए। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? हो चुका है प्रश्न ये। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो जो प्रश्न संख्या 18 है, सॉरी प्रश्न संख्या 12 जो है ये एक्चुअली हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार बोल देता हूँ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को कहते हैं क्या हुआ जी? सेम क्वेश्चन हो चुका है। देखिए भैया आगे प्रश्न संख्या 19 है जो मैं आगे पढ़ा चुका हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रश्न ही कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, प्रश्न संख्या हमारा 13 है, ध्यान से सुनोगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश में चाल परिवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी के कारण। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न कहा है, ध्यान से सुनो, कि प्रकाश जो है ये हमारा सतह है और ये सतह माध्यम को कई भाग में बांटी है? 2 भाग में। ये माध्यम एक है और ये हमारा माध्यम कितना है? 2। आप कभी एक्साइटेड स्टेट में आकर के प्रश्न नहीं बनाइए। तो ये है, कहता है कि एक माध्यम से दूसरे में जाता है। देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में चला गया तो ये तो मुड़ गई है। तो ये मुड़ जो जाती है ये किसके कारण मुड़ जाती है भाई? मुड़ जाती है। और यहाँ पर घटना भी प्रश्न में ही कह दिया है कि अपवर्तन है। तो ये अपवर्तन किसके कारण है ये पूछा है। तो अपवर्तन किसके कारण है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ये पूछा गया। तो क्या भैया ध्यान से सुनोगे, आप लोग से पूछेंगे प्रकाश की, बोलेंगे कोई नहीं, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी कहता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण। और ऑप्शन डी होता है प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, होने के कारण। और ऑप्शन डी है सभी। चलो भैया आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए किसका आंसर क्या होगा। कौन सा आंसर? प्रकाश की चाल में। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी कमेंट कीजिए आप लोग। एकदम बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। कारण क्यों? सुनिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले देखो कि प्रकाश एक माध्यम से क्या हुई है? दूसरे माध्यम। तो आपको मैंने बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी वेग क्या होती है? बदल जाती है। बेटा वेग चेंज हो जाती है, वेग आपका इसका बदल जाता है। और देखो ऑप्शन में कितना बेवकूफ बनाने वाली बात कही गई है। तो जो है वेग बदल जाता है, ये कहता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। अरे बेवकूफ, तुम ही कह रहे हो कि अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन में कह रहे हो कि चाल में परिवर्तन नहीं होता है। दैट मीन तू तो बेटा चल जाओ तेल पहले, क्योंकि हमको सर बताए हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो वेग बदल जाती है। और तू कहता वेग नहीं बदलने के कारण, अरे जब जाएगी नहीं एक से दूसरा में तो वेग तो बदल ही जाएगी। तो तुम्हारा भी ऑप्शन गलत। दूसरा कहता प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। अरे बेवकूफ, सर बताए हैं कि रंग और आवृत्ति नहीं बदलता, रंग और आवृत्ति नहीं बदलता। अब तुम ऑप्शन कितना देने वाला होशियार है जो कहता है कि कुछ रंगे के बदल, तू तेरे ससुरा ऐसी ही गलती। तो तू चल दो पहले तेल ले। अब बात बचा ये में, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। तो हाँ सरे तो बताए थे वेग और चाल दोनों यहाँ सेम है तो बदल जाता है। यह बदले के कारण यहाँ क्या होता है? मुड़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया आंसर? रट करके नहीं, आप कारण देख करके, चाहे मनीषा कोइराला हो या ऐश्वर्या राय, कैसे प्रश्न को याद करोगे ये तरीका देखना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आप अगर पढ़ के जाओगे कुछ और वहां पर थोड़ा सा अगर पलट दिया तो ये नहीं कि रट हल्का वाला मार के चलाना कि सर तो ऐसे बोललखिन है। हो सके यहाँ पर कुछ और प्रश्न कह दे कि प्रकाश के वेग, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चाल और वेग यहाँ क्या है? सेम, ठीक है? चलो बेटा हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आई होप दैट टाइम जो है 1 घंटा है आपका हो गया, बहुत ही स्लो हो रहा है।
चल बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हम देखते हैं। कहता है प्रश्न, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कितना अच्छा सा है। अभी तो कुछ देर इस वीडियो में बोले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला क्या होता है, चमकता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आंसर हमारा डी है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या बेवकूफ बनाया है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। अरे चमके के तुम कहाँ करें, पहला कहता है परावर्तन के कारण। नहीं भैया, परावर्तन के कारण नहीं होता है। ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण, नहीं भैया, अपवर्तन से भी नहीं है। ऑप्शन है विवर्तन के कारण, नहीं भैया, विवर्तन से भी नहीं है। चलो भैया कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है कि हवा का बुलबुला क्या होता है। इसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत सारी मैं घटना बताया हूँ। हीरे का चमकना भी इसी के कारण होता है। मरीचिका इसी के कारण होता है। कृष्णिका इसी के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर यही, तो आप याद रखेंगे। इससे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। बेटा जी यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। ये प्रश्न आई होप दैट इस बार आ सकता है। कहता है कांच के एक अवतल लेंस, अरे बुड़बक प्रश्न है कांच के अवतल, अब गोइठों के अवतल लेंस होता है। तो कांच का एक अवतल लेंस है, देखो भैया ये अवतल लेंस है। ठीक है, कांच के अवतल लेंस, कौन सा लेंस है बेटा जी, अवतल लेंस है। किसका बना हुआ है बेटा जी, कांच का। बहुत अच्छा, इसको जल में डुबाया जाता है। बाबू बोलो बाबू, जल से पहले ये कहाँ होगा, उसके बाद तुम इसको कौची में डाल दी, तो बेवकूफे न है जो जल में डाल दी। चलो कोई बात नहीं है, अवतल लेंस को तुम जल में डाल दी। देख लो सोना क्या किए हैं आप लोग, इसको जल में क्या किए, जल में इसको डाल दिए हैं। चलो ठीक है भैया। अच्छा जल में डाल दोगे तो कांच का है तो ये लोहा का बन जाएगा ना, अभी ऐसा नहीं होगा बाबू, जो रहेगा वही रहेगा। तो सुनो प्रश्न, कांच के एक अवतल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, जो। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसके प्रीवियस में एक डेरिवेशन करा चुके हैं कि जब कोई हवा से जल में, बोलो कहाँ से बेटा जी, हवा से जब जल में डालोगे, हवा से जल में होगा तो इसकी क्षमता जो PW जो होगा वो हवा के 1/4 हो जाएगा। हवा के एक क्या होगा, बोलो हवा के 1/4 का मतलब कम या अधिक, कम हो जाएगा ना। अरे 20 थे 5 हो जाएंगे तो 1/4 ना हो गए। तो देखो ऑप्शन जो दे रखा है सोना की, तो याद है कि हवा से जल में रखोगे तो उसकी क्षमता, हवा में क्षमता का एक कितना हो जाएगा, 1/4। और इसमें ऑप्शन देखो मैं इसका लिखता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत होशियार हैं आप लोग, अब समझ जाएंगे बेटा जी। कम अभिसारी, बोलो कम अभिसारी, बोलो बेटा जी अधिक अभिसारी, बोलो अधिक सारी नहीं बोलो अभिसारी। ठीक है, और यहाँ कम अपसारी, लोग के ध्यान सारी उली पर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर सारी है, ध्यान देना है। और यहाँ क्या हुआ जी, अधिक कौची हुआ जी, अपसारी। तो बताओ इसमें एक चीज तो आंसर क्लियर है, साला अधिक साली तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि 1/4 होने का मतलब कम होगा। 1/4 होने का मतलब क्या होगा, तेरे में 2 गो तेल लगे चल गया। कौन कौन चल गया सोना, अधिक। अब तनी दिमाग लगाओ कि कौन होगा, एक की सी, बोला एक की सी। ऐसु नहीं कुछ हमें तो कर देना सी, क्या कर देना, नहीं ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर बेटा अवतल है ना, तो अवतल को अपसारी, बोलो अप। अब ये नहीं सी कह दिया तब तुम लोग जाके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा सी यही रहना, ऐसा नहीं। तो समझ में आया इसका आंसर, 100% सेलेक्टेबल आंसर है बेटा जी। देखिए ना 1/4 का मतलब क्या होता है, कम तो 2 गो अधिक वाला तेल लेवे चल गया है ना बेटा, और बात बचा 2 गो कोची वाला, कम वाला। तो देखें ये कौन है रे,
अवतल। अवतल कुछ है अवतल, तो अवतल की हो गई रे सारी कची। हाँ तो आंसर आ गया ना समझ में, कौन सा है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा 16। प्रश्न संख्या 16। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं कि आप लोग साफ बोलबे नहीं करते हैं। जैसे लगता है कि आप लोग जो है ना आराम से आए हैं एकदम कुर्सी डटाई रहे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखो प्रश्न है, नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस, ध्यान से सुनिएगा, एक उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 को, एक प्रश्न है एक उत्तल लेंस है, इसका वर्तनांक म्यू बराबर दे रखा 1.5, 1.5 को जल में डुबाया गया है। ये जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक 1 प्रश्न सुनो, एक उत्तल लेंस ब्रैकेट में म्यू बराबर 1.5 को पानी यानी कि म्यू बराबर 1.33 में डुबाया जाता है। इसको बेटा ये देखो इस लेंसवा को कोची में डुबा दिए हैं, जल में देखो डुबा दिए हैं इसको, और ये आराम से बता दो कोची में डुबा दिए सोना, जल का म्यू बराबर 1.33 दे लो में डुबा दिया जाता है। तो उसकी क्षमता अब बताओ, ये बोलो इसकी क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या होगा बेटा पढ़ लिया, समझ गए आप लोग, क्या कमेंट कर रहे हो मुझे पता हो गया कि तो क्षमता भी बढ़ा रही है। सोचो भैया क्या बोले थे कि अगर लेंस को जल में डुबा रहे हैं, लेंस को किस में रखा गया बेटा जी, जल में। देखो जी लेंस कहाँ है, जल में। और लेंस जल में रहता है तो इसकी क्षमता PW बराबर क्या होता है 1/4 PA। 1/4 का मतलब बढ़ना की घटना, कम की जाके चौथाई हो गया तो कम ही ना हो गया हो। तो बताओ इसकी ऑप्शन है बढ़ जाता है, ध्यान नहीं रहने का होता है ऐसा, घट जाता है। बोलो कौन सा आंसर है, जी हाँ घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है भैया। और कहता है कभी बढ़ जाता है, देखो बुआ कभी बढ़ जाता है तो कभी क्या होता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, ऐसा थोड़े होता है। ठीक कहता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कोई पूछेगा बीच बीच में किधर जाता है, ऐसा नहीं होता भैया, रेगुलर यहाँ होना चाहिए। मैंने अब कोई किसी को कहता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कोई कहता है ना तब बीच बीच में किधर जाता है, अगर बीच बीच में इधर उधर जाता है का मतलब प्यार हुआ नहीं है, ये खाली शौक है। नहीं हम तो रेगुलर है भैया, पूरा एकदम है ध्यान। तो यहाँ पर देखो कभी बढ़ जाता है कभी झड़ जाता है, साला सब गिरगिट के मुंह में पिगमेंट होता है जीभ में, उसका कारण बॉडी के रंग बदलता है। लेकिन मतलब पानिया में कौन ऐसा जादू जो कभी बढ़े थी कभी ऐसा पानी नहीं करता है, जल ही जीवन है, जल ऐसा नहीं गलत कर सकता है। तो ये बात तो कह गया काम से बेटा, कभी बढ़ जाता है कभी। अब तुम्हारे पास दिमाग होगा तो यहाँ सूत्र में देखो ना क्या है कि जल में जो क्षमता होता है, हवा में क्षमता का 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, बढ़ना की घटना। अरे एक आंधर व्यक्ति भी कह देगा चौथाई हो गए, 4 भाग में बट गए तो घटिए ना गए, 4 भाग में बट गए का मतलब कौन चीज घट गए, बट गए घट गए, बट गए घट गए, रमजाती बट गए, तो आंसर यहाँ 60 गए भी है ना। तो आपका ये था प्रश्न संख्या 16। चलो ठीक है, सर एगो मिठाई वाला भी एगो मिठाई एगो पढ़ाई रख ले। हमको बैठा दे कुर्सिया पर। देखिए बढ़िया पाना अच्छा चीज नहीं है, दिन रात जग करके बस कुछ दिन पढ़ लीजिए, बाकी तो फिर रिजल्टवा हो जाएगा बढ़िया। तो खूब सूचना न कुंभकर्ण के कारण ले लेना भगवान से एगो वरदान कि भगवान हम एक ही चीज चाहते हैं, तो क्या, तो हम साल भर में एक बार सोए और एक बार उठे, यानी कि 6 महीना सोते और 6 महीना उठे। हालांकि तुम लोग कुंभकर्ण से कम नहीं हो, थोड़ा सा फर्क है। मेहनत तुम करो, फल हम देंगे। फल हम देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। टाइम भी कह रहा है भैया, लंबा हो रही है क्लास, अब इसको यहीं तक कर देते हैं समाप्त, ठीक है, क्योंकि आप लोग कह के भी नहीं आए होंगे और आप लोग का नेट डेटा भी खत्म हो रहा होगा। सर ठीक है, इसे पढ़ाई मतलब हो जाएगा, बताओ आज ऑप्शन दे के और टिक मार मार के भगाई जाएगी। ऐसे में कितना